नमस्कार दोस्तों, और द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इसके कुछ अहम कोर कॉन्सेप्ट्स को मिलकर क्रैक करेंगे। देखिए, सारे टेक्निकल टर्म्स जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन या मॉड्यूलस हम इंग्लिश में ही रखेंगे। ऐसा इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल फाउंडेशन से, मटेरियल प्रॉपर्टीज। फिर हम मिलेंगे 3 बहुत ही जरूरी इलास्टिक कांस्टेंट्स से। उसके बाद हम इनके बीच के जो सीक्रेट रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी अनकवर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे डिफॉर्मेशन की कैलकुलेशन की तरफ, और आखिर में समझेंगे कि द क्रिटिकल बेंडिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। तो बने रहिए, क्योंकि सच बताऊं, ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले हमें मटेरियल साइंस की बुनियाद यानी उसके बेसिक अजम्पशंस को समझना होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में एक जैसी होती हैं। मतलब आप किसी एक पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ या इलास्टिसिटी चेक करिए, चाहे आप एक्स डायरेक्शन में चेक करें, वाई में या जी में, वैल्यू हमेशा सेम ही मिलेगी। जैसे कि ग्लास हो गया या फिर मेटल्स, ये इसके बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम है, लेकिन होमोजीनियस का मतलब है कि मटेरियल का कंपोजिशन यानी उसकी बनावट हर जगह एक जैसी है। और ज़रूरी नहीं कि जो मटेरियल होमोजीनियस हो वो आइसोट्रॉपिक भी हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लकड़ी यानी वुड। उसका कंपोजिशन तो हर जगह यूनिफॉर्म है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ वो ग्रेन के साथ साथ अलग होती है और ग्रेन के पार अलग। समझ गए ना? तो प्रॉपर्टीज तो हम समझ गए। अब वक्त है मिलने का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, कह सकते हैं, 3 मेन हीरोज से। ये है इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। यही वो 3 नंबर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई जब किसी मटेरियल पर फोर्स लगेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, कितना डिफॉर्म होगा और कितना इलास्टिक रहेगा। इनमें से सबसे पहला और शायद सबसे फेमस है यंग्स मॉड्यूलस। इसे हम कैपिटल ई से जानते हैं। ये बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये बस ये बताता है कि किसी मटेरियल को खींचने में या दबाने में कितनी मेहनत लगेगी। जितना ज्यादा ई का वैल्यू होगा ना, मटेरियल उतना ही जिद्दी यानी स्टिफ और रिजिड होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे कांस्टेंट पर। यह है शियर मॉड्यूलस, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। कभी कभी एन से भी लिखा जाता है। और इसका एक और नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये क्या है? ये है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो। ये हमें बताता है कि जब आप किसी मटेरियल को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं या उसकी शेप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कितना रेजिस्ट करता है। सोच के देखिए, आप एक रॉड को मरोड़ रहे हैं, बस जी उसी रेजिस्टेंस को नापता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी की कांस्टेंट, बल्क मॉड्यूलस या के। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है। सोचिए, आप एक चीज को हर तरफ से, बिल्कुल हर तरफ से एक साथ दबा रहे हैं, तो वो अपने वॉल्यूम को कम होने से कितना रोकेगा? बस यही बल्क मॉड्यूलस मेजर करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक सबमरीन। जब वो समुंदर में नीचे जाती है तो पानी का प्रेशर उसे हर तरफ से दबाता है। उसका मटेरियल इस प्रेशर को कैसे झेलता है, ये उसके बल्क मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ई, जी और के तीनों को हमने समझ लिया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये तीनों कॉन्स्टेंट्स ई, जी और के, ये अकेले काम नहीं करते, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप है जिसे हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की मदद से डिकोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और ये रहा वो पहला फंडामेंटल रिलेशनशिप। E इज इक्वल टू 2G मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस म्यू। यहाँ E है हमारा यंग्स मॉड्यूलस, G है शियर मॉड्यूलस, और ये नया कैरेक्टर म्यू या म्यू है पॉइजॉन्स रेशियो। अब ये पॉइजॉन्स रेशियो क्या है? सोचिएगा, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो वो लंबा तो होता है पर पतला भी हो जाता है ना। बस म्यू यही बताता है कि एक डायरेक्शन में खींचने पर मटेरियल दूसरे डायरेक्शंस में कितना सिकुड़ेगा, और ये फॉर्मूला इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है। तो इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? चलिए इससे जी की रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, हम जानते हैं कि ज्यादातर मटेरियल्स के लिए पोइसॉन्स रेशियो यानी म्यू की वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में रहती है। ओके, स्टेप 2, तो पहला केस लेते हैं। मान लीजिए म्यू की वैल्यू 0 है।
फॉर्मूला में डालते ही E बन जाता है 2g 1 + 0 यानी E = 2g। इससे g की वैल्यू निकली E/2। ठीक है, स्टेप 3। अब दूसरा एक्सट्रीम केस, मान लीजिए म्यू की वैल्यू 0.5 है। अब फॉर्मूला बनेगा E = 2g 1 + 0.5 यानी E = 3g। इससे g की वैल्यू आई E/3। स्टेप 4। तो देखा आपने, इन दो एक्सट्रीम से हमें पता चला कि g की वैल्यू हमेशा E/3 से E/2 के बीच में ही होगी। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिर्फ 42%। सोच सकते हैं, एक एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो 100 में से 58 स्टूडेंट्स इसका गलत जवाब देंगे। पता है क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो सब रट लेते हैं, E = 2g 1 + μ, लेकिन उसके पीछे का ये जो सिंपल सा डेरिवेशन है, जो लॉजिक है, उसे समझने की कोशिश नहीं करते और बस वहीं गलती हो जाती है। इसलिए कहता हूं, समझना रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, पर थियरी का असली मजा तो तब है जब उसे हम अप्लाई कर पाए, है ना? तो अब इस थियरी को काम पर लगाते हैं। देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को यूज करके असली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि किसी चीज का वॉल्यूम चेंज निकालना, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम है। सोचिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम है 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब उस पर 3 अलग अलग डायरेक्शन से, यानी x, y और z एक्सिस पर लीनियर स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं। वैल्यूज हैं 0.05, 0.10 और 0.10। तो सवाल ये है कि इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में टोटल कितना चेंज आएगा। चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बस एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, और वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हम एप्सिलॉन v से डिनोट करते हैं। और ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिंपली तीनों डायरेक्शंस के लीनियर स्ट्रेन्स का जोड़ है, यानी एप्सिलॉन v बराबर है एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। बस, जब तक डिफॉर्मेशंस छोटे हैं, ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट काम करता है। चलिए अब फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या एप्सिलॉन निकालेंगे। ये होगा 0.05 प्लस 0.10 प्लस 0.10, जिसका टोटल हुआ 0.25। सिंपल। स्टेप 2, अब हमें निकालना है वॉल्यूम में चेंज, यानी डेल्टा V। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। स्टेप 3, तो डेल्टा V हो गया 0.25 गुना 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, जिससे हमारा जवाब आया 500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। स्टेप 4, और अगर मान लीजिए आपको आंसर mm³ में चाहिए, तो बस कन्वर्ट कर लीजिए, जो हो जाएगा 5 × 10⁵ mm³। देखा, कितना सीधा सा हिसाब था। और इसका रिजल्ट देखिए जरा, सिर्फ 21%। इसका मतलब लगभग 80% लोग इस सिंपल से दिखने वाले प्रॉब्लम में गलती कर जाते हैं। हो सकता है फॉर्मूला भूल गए या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई। ये साफ दिखाता है कि थ्योरी जानना और उसे अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं। और प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस ही है जो आपको इस 80% की भीड़ से निकालकर उस 21% में ला सकती है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, खासकर जब हम बीम्स डिजाइन करते हैं, तो बहुत अहम रोल अदा करता है। और ये कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये किसी भी बीम पर, आप समझ लीजिए, एक मैजिकल पॉइंट होता है। ये वो जगह है जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। और लॉजिक की बात है, जहां पर साइन बदल रहा है, उस एक पल के लिए, उस एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और ये पॉइंट बीम के बिहेवियर को समझने के लिए बेहद जरूरी है। जरा इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये एक फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि एंड्स पर, यानी किनारों पर, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है और बीम के सेंटर में आकर पॉजिटिव हो जाता है। तो जिन 2 पॉइंट्स पर ये कर्व इस 0 वाली लाइन को काट रहा है, बस वही 2 पॉइंट्स हैं हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। सिंपल। और इस खास केस के लिए, यानी एक ऐसी फिक्स्ड बीम जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसके लिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो बीम के सेंटर से L/2√3 की दूरी पर मिलता है। यहाँ L बीम की पूरी लेंथ है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है दोस्तों, और एग्जाम्स के लिए इसे याद रखना आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, आज जो भी हमने सीखा, ये प्रिंसिपल सिर्फ टेक्स्ट बुक्स या एग्जाम हॉल्स के लिए नहीं है, ये हर जगह है। बड़े बड़े पुलों से लेकर हमारी अपनी हड्डियों तक, हर चीज इन्हीं स्ट्रेस और स्ट्रेन के फंडामेंटल रूल्स पर काम करती है। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। अब जब आप अपने आसपास देखेंगे, तो ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीज है जिसे आप अब एक सिंपल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की नजर से देखेंगे? सोचिएगा जरूर।